नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कहा हमने तो अंग्रेजों को वापस भेज दिया, फिर नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रहें, कभी भी दिल्ली में बुलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का एक बार फिर से बड़ा बयान और फिर से ट्रैक्टर रैली की तैयारी में है किसान नेता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून पर बीजेपी ने तो अंग्रेज को भी पछाड़ दिया। महापंचायत में अरविंद केजरीवाल का बयान, टिकैत के आंसुओं पर भी कही बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को हर राज्य के चुनाव में नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम पर फिर बरसे राहुल गांधी। हमने तो अंग्रेजों को वापस भेज दिया, फिर नरेंद्र मोदी क्या चीज हैं। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद रविवार को तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने दावा किया, केंद्र में बीजेपी के शासन के दौरान अमीरी गरीबी की खाई बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को हराया है। तिरुनेलवेली में शिक्षकों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है, पर हम यह पहले भी कर चुके हैं। हम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली शत्रु को हरा चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ब्रिटिश हुकूमत की तुलना में मोदी क्या चीज है। इस देश के लोगों ने अंग्रेजों को वापस उनके देश भेज दिया, उसी तरीके से हम लोग इन्हें नरेंद्र मोदी भी नागपुर भेज देंगे। हम यह काम बिना घृणा, क्रोध और हिंसा के करेंगे। वे हमारे साथ जो कर सकते हैं करें, चाहे हमें गालियां दें, मारे या फिर मुंह पर थूक दें, हम उनकी तरह व्यवहार नहीं करेंगे। बीजेपी के आने पर बढ़ी अमीरी गरीबी की खाई। वहीं राहुल गांधी ने दक्षिण तमिलनाडु की यात्रा के दूसरे दिन तूतीकोरिन में नमक श्रमिकों से भी बातचीत की। जब मजदूरों ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों समेत अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई, तो गांधी ने कहा कि वह उनके साथ हैं। एक महिला ने साल के उन 4 महीनों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मांगी जब उनके पास नमक बनाने का काम नहीं होता है, तो गांधी ने कहा कि कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पास ऐसे मुद्दों से निपटने का विचार था। उन्होंने कहा, जब यूपीए संपर्क सरकार के तहत हम सत्ता में थे तो हमने देखा कि भारत में संपत्ति का वितरण बहुत पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ लोग तो बहुत बहुत अमीर हो रहे हैं, जबकि कई लोग गरीब हैं। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र में बीजेपी की सत्ता में आने पर यह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा, ट्रैक्टर में तेल भरवाकर तैयार रहें, कभी भी दिल्ली में बुलाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पिछले कुछ समय से राकेश टिकैत लगातार यह कह रहे हैं कि इस बार 40 लाख ट्रैक्टर संसद भवन का घेराव करेंगे। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए आप लोग ट्रैक्टर में तेल भरकर तैयार रहें। ज्ञात हो कि पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली से सटे सभी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों से कह रहे हैं कि कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रहें। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। आगे टिकैत ने कहा कि हमने किसानों से आग्रह किया है कि जैसे ही खेती बाड़ी का काम खत्म हो तो दिल्ली की तरफ जरूर कूच करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसान नेता राकेश टिकैत से यह पूछा गया कि भाजपा के विधायक और मंत्री आम लोगों से कह रहे हैं कि किसान नेता कई बार केंद्रीय मंत्री से मिले लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाए, इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करवा दे तो पता चल जाएगा कि मीटिंग में क्या बात होती थी। ज्ञात हो कि पिछले दिनों एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा था कि मीटिंग में मंत्री कम अफसर ज्यादा बात किया करते थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया, महापंचायत में बोले सीएम केजरीवाल। टिकैत के आंसुओं पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। महापंचायत में केजरीवाल ने भाजपा राज की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से करते हुए कहा कि बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चला रही है, इतनी तो हिम्मत अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। मेरठ के किसान महापंचायत में अरविंद केजरीवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अपने देश का किसान बहुत ज्यादा पीड़ा में है। किसान भाई परिवार समेत 95 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठा है। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार के सिर पर जूं नहीं रेंग रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। अंग्रेजों ने भी हमारे किसानों पर इतने जुल्म नहीं किए थे, पर भाजपा ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये हमारे किसानों पर झूठे मुकदमे कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मोदी सरकार हमारे किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं की थी। इस दौरान उन्होंने राकेश टिकैत के आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनका रोना मुझसे नहीं देखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लाल किला हिंसा की साजिश भी भाजपा के लोगों ने ही रची थी। किसानों को जानबूझकर गलत रास्ते बताए गए। यहां तक कि लाल किला पर झंडा फहराने वाले लोग भी भाजपा के ही थे। आगे केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश के किसान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकता है। केजरीवाल ने मेरठ की किसान महापंचायत में कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह है। सरकार इन कानूनों के माध्यम से किसानों की जमीन हड़प कर देश के 3-4 पूंजीपतियों को देना चाहती है। इन कानूनों के आने के बाद किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएंगे। आगे केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कहती है कि एमएसपी नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें 17 लाख करोड़ का खर्च आएगा। किसान आपसे एमएसपी फ्री में नहीं मांग रहा, बल्कि किसान अपनी फसल देगा। सरकार उस फसल को बेचकर पैसा तो कमाएगी। केंद्र सरकार चाहे तो 23 की 23 फसलें एमएसपी पर उठा सकती हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस की ओर देख रही जनता, एकजुट और मजबूत हो पार्टी। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक मजबूत कांग्रेस चाहता हूं और कांग्रेस को एकजुट होना होगा ताकि देश को बांटने वाली ताकतों से लड़ा जा सके। देश में कई चीजों को ठीक करने के लिए आम जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का बयान उस समय आया है जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ बागी नेताओं के गुट ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि दुख की बात है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। जम्मू में G23 का कार्यक्रम। एक दिन पहले कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक फेरबदल की मांग करने वाले वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल समेत G23 के नेता शनिवार को जम्मू में एक मंच पर एकत्र हुए और उन्होंने कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है और वे इसे मजबूत करने के लिए एक साथ आए हैं। कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं को G23 भी कहा जाता है। सिब्बल ने महात्मा गांधी को समर्पित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह सच बोलने का मौका है और मैं सच बोलूंगा। हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। हम पहले भी इकट्ठा हुए थे और हमें एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में समूह, जिसे अब भी J23 कहा जाता है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा और राज बब्बर जैसे कई अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग का दावा, जल्द गिर जाएगी नीतीश सरकार। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में सभी विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। रविवार को बुलाई गई इस मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पार्टी की तरफ से बैठक को लेकर जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार और हाल के दिनों में पार्टी में हुई टूट पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निशाने पर रहे। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने यह दावा करते हुए कहा कि सूबे में नीतीश कुमार की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने में जुट जाने को कहा। साथ ही कहा कि हमें अगले चुनाव के लिए गठबंधन की चिंता नहीं है, इसकी चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो हमारे कारण हारते हैं। चिराग ने इशारों में यह भी दावा किया कि वे हमारे पास गठबंधन के लिए फिर से आएंगे। स्पष्ट है कि उनका निशाना जनता दल यूनाइटेड की तरफ था। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश सरकार द्वारा लागू शराबबंदी पर कहा कि इसके नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को भी पता है कि रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को मानो सांप सूंघ गया है। चिराग ने सूबे की कानून व्यवस्था पर कहा कि आए दिन यहाँ हत्या, लूट और बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले असम में बीजेपी को बड़ा झटका। अहम सहयोगी बीपीएफ ने साथ छोड़ कांग्रेस से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष हग्रमा मोहिलेरे ने भाजपा गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह ऐलान किया कि असम में बीपीएफ अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके नेता हग्रमा मोहिलेरे ने सोशल मीडिया पर भाजपा गठबंधन से अलग होने की जानकारी दी। असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे।
महाजट गठबंधन में शामिल होंगे। मोहिलेरे ने शनिवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, विकास, शांति और एकता के लिए स्थिर सरकार जरूरी है। हम भ्रष्टाचार को भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने महाजट गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। अब हम भाजपा के किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहते। आने वाला चुनाव हम महाजट गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। बीपीएफ का गठन 2005 में हुआ था। कोकरझार जिले में इसका प्रभाव है। पिछले चुनाव में यह पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी और तब इसने 126 सदस्यीय विधानसभा में 12 सीटें हासिल की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता सरकार, बीजेपी रहेगी 100 के पार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जनता ममता बनर्जी पर अपनी ममता दिखा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक सूबे में टीएमसी की सरकार 148 से 164 सीटों के साथ बन सकती है। पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग सभी इलाकों में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 100 से ज्यादा सीटें जा सकती है। पोल के मुताबिक उसे 92 से 108 सीटें मिल सकती है। हालांकि 3 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले वाम दलों को गहरा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भी सर्वे निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 31 से 39 सीटें ही मिल सकती है। जाने आंकड़ों में बीजेपी के पिछड़ने पर क्या बोले एक्सपर्ट। सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने सर्वे में बीजेपी के पिछड़ने को लेकर कहा, बीजेपी सर्वे में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन उसके खाते में आने वाले वोट लेफ्ट और कांग्रेस का है। वहीं टीएमसी का वोटर अब भी उसके साथ मजबूती से जुड़ा दिख रहा है। टीएमसी के वोट बैंक में सेंध न लगा पाने के चलते बीजेपी को यह स्थिति देखनी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी का यह उभार भी अप्रत्याशित ही है। पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल के ग्रेटर कोलकाता रीजन की 35 सीटों में टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस लेफ्ट को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को उत्तर बंगाल में बढ़त, उत्तर बंगाल के क्षेत्र की 56 सीटों में 21 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा टीएमसी को यहाँ 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 से 15 सीटें मिल सकती है। इन 84 सीटों पर टीएमसी को बढ़त। दक्षिण पूर्व बंगाल की 84 सीटों में से 43 से 47 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी को यहां 24 से 28 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस लेफ्ट को यहां 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल में भी ममता आगे। अब 119 सीटों वाले दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में टीएमसी को 65 से 69 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 45 से 49 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट यहां भी 4 से 6 सीटें ही हासिल करती दिख रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर, ममता बनर्जी से कर सकते हैं मुलाकात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों तेजस्वी यादव असम और पश्चिम बंगाल कर दौरे पर हैं। वे आज दोपहर 12 बजे गुवाहाटी से कोलकाता पहुंचेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव दोपहर को ही कोलकाता में आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तेजस्वी के कोलकाता के दौरे के समय आज शाम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने की संभावना है। तेजस्वी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भूमिका को लेकर भी ममता बनर्जी से बात कर सकते हैं। पार्टी का करना चाहते हैं विस्तार। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भूमिका के सवाल पर तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि वह इन राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, इसको लेकर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। दोनों राज्यों में गठबंधन की कोशिश। आरजेडी असम और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। असम की यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कांग्रेस नेता रिपुन बोरा से मुलाकात की। वह असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी ने दोनों राज्यों के लिए पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को प्रभारी बनाया था। इन दोनों नेताओं ने लगातार असम और पश्चिम बंगाल के दौरे किए थे। इसके बाद अब तेजस्वी यादव असम और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज, हिम्मत है तो किसान और जॉब की बात करो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिम्मत है तो पीएम मोदी रोजगार और किसानों की बात करके दिखाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हिम्मत है तो करो, #किसान की बात, #जॉब की बात। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने शनिवार को महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा था,
क्या कोई ऐसी जगह है जहां रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलता हो और वहां जाकर आपको ऐसा ना लगे कि सरकार आपको लूट रही है? बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए जनता से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से इस महीने की शुरुआत में मन की बात कार्यक्रम के लिए अलग अलग विषयों पर विचार और सुझाव मांगे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का यह 74वां संस्करण है। इन मसलों पर बोल सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी देश में फिर से बढ़ते कोरोना के मामले और 1 मार्च से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों के परीक्षाओं का समय नजदीक है, ऐसे में पीएम मोदी एग्जाम्स को लेकर भी कुछ टिप्स दे सकते हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर भी पीएम मोदी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कौन कह रहा है आंदोलन खत्म होगा? राकेश टिकैत बोले 2024 तक चलेगा हमारा आंदोलन, पूरा प्लान भी बताया। जी हां दोस्तों, पिछले 92 दिनों से अधिक समय से देश भर से आए किसान दिल्ली से सटे सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में राकेश टिकैत ने बताया कि अब किसानों का मूड क्या है, किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या है। इस पर राकेश टिकैत ने साफ करते हुए कहा कि इस देश में लुटेरे घुस गए हैं जिन्हें भगाना जरूरी है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कौन कहता है कि आंदोलन खत्म हो गया। राकेश टिकैत ने कहा, हम पूरे देश में जाएंगे, हम भी ये बताएंगे कि सरकार ना बात कर रही ना कोई भाव दे रही। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 10 से 12 साल तक जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इतने मुकदमे लग जाएंगे तो कौन बचेगा? ऐसे ही जो किसी को थोड़ा सा भी हाथ लग गया तो उस पर 307 की धारा लग रही है। राकेश टिकैत आगे बोले, कई लोगों को नोटिस भी मिल रहे हैं, ये सब चल रहा है। आंदोलन खत्म कहाँ हुआ है? किसने कहा आंदोलन खत्म हुआ? 2024 तक ये चलेगा, फिर ये सरकार हट जाएगी। सरकारों को अपना काम करना चाहिए। जो लुटेरी कंपनीज आ रही हैं, ये वो लुटेरे हैं, लुटेरे आ गए हैं देश में, इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था, देश के सारे किसान इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हैं। लड़ाई राजस्थान से ही लड़ी जाएगी, यहाँ के लोग गर्मी में भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अब की बार लाल किले के बजाय संसद पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले में हमारे लोगों को फंसाने का काम किया गया, सरकार ने सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सीटों पर बम्पर इजाफा, मगर सत्ता से रहेगी दूर। बंगाल में हो रही ममता बनर्जी की वापसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के कयास लगाता एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। 26 फरवरी तक किए गए इस ओपिनियन पोल में लोगों से रायशुमारी की गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी कर रही है। ओपिनियन पोल में टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 92 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 31 से 39 सीटें मिल रही है। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या? ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहने वाला है। पोल में 38% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। बिजली पानी को 17% लोग, कोरोना को 14% लोग चुनाव का बड़ा मुद्दा मानते हैं। हालांकि बीजेपी टीएमसी को जिस भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है, उसे पोल में लोग ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। सिर्फ 4% लोग कानून व्यवस्था को मुद्दा मानते हैं और 12% लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, चुनाव की घोषणा के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। बीजेपी को रोकने के लिए बनाई ये खास रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोकने के लिए खास प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि चुनाव से संबंधित सभी तरह की मंत्रणा और एक्शन के लिए एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी सहित 11 लोगों को शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथि निर्धारित होते ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को ही कोर कमेटी की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किया, जहां चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक समाप्त होने के बाद संवाददाताओं से मुखातिब हुए तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल पार्थ चटर्जी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। चटर्जी ने आगे बताया कि इस कमेटी में पार्टी सुप्रीमो सुश्री बनर्जी और उनके अलावा सुब्रत बख्शी, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत राय, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन और सुब्रत मुखर्जी शामिल हैं। यह कमेटी चुनाव के मद्देनजर पार्टी की हर गतिविधियों का संचालन करेगी। चुनाव आयोग पर भड़की ममता। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। बनर्जी ने कालीघाट के अपने आवास स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के हिसाब से चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। ममता ने आगे कहा कि भाजपा ने जो कहा है, क्या चुनाव आयोग ने वही किया है? असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जब एक चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, तो बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया गया? राज्य के एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पश्चिम बंगाल में ममता की ही चलेगी मर्जी, तेजस्वी ने कहा जितनी भी सीटें दे दे दीदी लड़ेंगे जरूर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में राजद के लिए जमीन तैयार करने की जिम्मेवारी पहले तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक के हवाले थी, किंतु चुनाव की घोषणा होने के साथ ही इस काम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच में ही तेजस्वी ने 3 दिनों का समय निकाला है और दोनों राज्यों के चुनावी दौरे पर निकल गए। गुवाहाटी में उन्होंने असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात की है। रविवार को कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलना है। तेजस्वी की पूरी कवायद को तालमेल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर ये भी है कि राजद ने सीटों के मसले पर जिद छोड़ने का मूड बना लिया है। मतलब ममता अपनी मर्जी से 1-2 सीटें भी दे देंगी तो राजद को वह भी मंजूर हो जाएगा। राजद ने अपने 2 बड़े नेताओं को 3 हफ्ते से पश्चिम बंगाल और असम के अभियान पर लगा रखा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं श्याम रजक ने 2 सप्ताह पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात की थी। राजद का प्रस्ताव रखा था जिसमें कुल 6 सीटों की मांग थी, किंतु तृणमूल की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया तो निराशा स्वाभाविक है। चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही राजद की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दलों के मोर्चे ने राजद के लिए दरवाजा खोल रखा है। उन्हें आज भी इंतजार है, जबकि राजद की प्राथमिकता में ममता बनर्जी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल और असम की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम, लेकिन किसान आंदोलन पर बोले पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शनिवार 27 फरवरी को कहा है कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसा कि वो देश के दुश्मन हो। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी केरल, असम जा सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर पर बैठे किसानों से मिलने नहीं जा सकते। उन्होंने ट्वीट किया, मंदी के वर्ष में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि का पुरस्कार प्रदर्शनकारी किसानों को ऐसे दिया जा रहा है मानो वे राज्य के दुश्मन हो। पीएम केरल से असम तक जाते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से मिलने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करने का समय उनके पास नहीं है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, फिर भी वह दावा करेंगे कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, या यह भी दावा करेंगे कि सभी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानून कृषि व्यवसाय को नष्ट करने और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु, राहुल गांधी बोले करप्ट नहीं हूं, इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर अटैक करती है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन को पता था कि हमारे पीएम मोदी भारत के हितों से समझौता कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 सालों से निर्वाचित संस्थानों और फ्री प्रेस पर लगातार व्यवस्थित हमला किया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा कि मैं करप्ट नहीं हूं, इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर हमला करती है। थूथुकुडी में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र एक झटके में नहीं खत्म होता है, यह धीरे धीरे खत्म होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्थानों के संतुलन को तबाह कर दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने महिलाओं के आरक्षण की बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका और संसद दोनों में महिलाओं के आरक्षण का हिमायती हूँ। हर जगह भारतीय पुरुषों को महिलाओं को भी उसी नजर से देखना चाहिए जिससे वो खुद को देखते हैं। रिलायंस और अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीएम मोदी उपयोगी हैं या व्यर्थ हैं, सवाल ये है कि वो किसके लिए उपयोगी हैं। पीएम मोदी 2 लोगों के लिए काफी उपयोगी हैं, हम 2 हमारे 2। ये लोग पीएम का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इनके लिए पीएम मोदी उपयोगी हैं और गरीबों के लिए व्यर्थ हैं। एक देश एक भाषा को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के लिए तमिल महत्वपूर्ण भाषा है, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी एक देश एक भाषा के जरिए राज्यों पर हिंदी थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि वो तमिलनाडु को रिमोट कंट्रोल से तमिलनाडु को कंट्रोल कर लेंगे, हम रिमोट से बैटरी निकाल लेंगे और उनसे कंट्रोल छीन लेंगे। इस दौरान उन्होंने राम बहादुर क्रूज फर्नांडिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके विचार यहाँ की पेयजल स्कीम में देखे जा सकता है। क्रूज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने पूरे विश्व को प्रेरित किया है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की, मजबूत लोगों के खिलाफ कमजोर लोगों के साथ खड़े हुए। उन्होंने सत्ता के अहंकार को चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है, तमिलनाडु को कंट्रोल करने की मंशा वाला कोई भी शख्स सफल नहीं हुआ है। हम तमिलनाडु में ऐसी सरकार बनाएंगे जो लोगों की रक्षा करेगी, उन पर गोलियां नहीं चलाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के घर हुआ 10 घंटे का महायज्ञ। जगन्नाथ मंदिर से आए थे पंडित पुरोहित।
जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने विधानसभा के कार्यक्रम की घोषणा से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर से पंडितों और सेवादारों के एक समूह द्वारा पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर लगभग 10 घंटे की महायज्ञ का आयोजन किया। राज्य में चुनाव देश भर के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर लगभग 10 घंटे के महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि इस पूजा के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर से पंडितों और सेवादारों को बुलाया गया था। ममता बनर्जी, उनके भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, उनके भाई और पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं ने इस यज्ञ में भाग लिया। एक टीएमसी नेता ने बताया कि पंडित और सेवक गुरुवार सुबह कोलकाता पहुंचे। सुबह 7 बजे शुरू हुआ यज्ञ शाम 5 बजे तक जारी रहा। ये यज्ञ मंदिर के जगन्नाथ स्वयं महापात्र ने कराया। महापात्र भगवान जगन्नाथ के वह बड़ाग्राही या अंगरक्षक होते हैं जब देवता को रथ यात्रा के लिए मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। महापात्र ने कहा, मैं लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास पर पूजा करा रहा हूं। यह उनके घर पर एक वार्षिक अनुष्ठान है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने चुनावों के दौरान बंगाल में शांति के लिए प्रार्थना की। मैंने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया है। प्रभु उन्हें जीवन में और चुनाव में भी आशीर्वाद देंगे। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और 2 मई को नतीजों का ऐलान होगा। राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। इससे पहले यहां 7 चरणों में चुनाव कराए गए हैं। इधर असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा चुनावों का ऐलान करते हुए भरोसा दिया है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस बीच उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उठाए गए जरूरी एहतियाती कदमों की भी जानकारी दी। इसमें वोटरों के लिए मास्क जरूरी होगा। साथ ही सभी राज्यों में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।